Hello students, welcome back to my class. This is Ravi Verma and today we are going to start a new topic. जी हाँ, एमपी बोर्ड सोशल साइंस सिविक्स से लिया गया है चैप्टर नंबर 12 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, सो फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो रिलीज़ किया गया है। डेट इज़ पार्ट फर्स्ट, इसका पार्ट सेकेंड में कुछ दिनों के बाद आप लोगों के लिए रिलीज़ करूँगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम कुछ इंडेक्स पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या सीखना है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में नीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, बारी बारी से इन सभी के बारे में हम जानेंगे। मैंने आपकी बुक के कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर दिए हुए हैं ताकि आप थोड़े ज़्यादा फेमिलियर हो जाएं इस वीडियो से। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए जो एक बेसिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होता है किसी भी देश का, जिसमें उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, जिसके आधार पर वो देश रन करता है, चलता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, इट मेक्स अ गवर्नमेंट सिस्टम वर्क्स। चलिए बुकिश लैंग्वेज देखते हैं थोड़ा सा। कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की फंक्शंस, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर सभी कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, बिना ये रिटर्न फॉर्म के किसी भी देश को चलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, जितनी भी अथॉरिटीज़ होती है उन सभी के कुछ ना कुछ पावर्स होते हैं, उनके फंक्शन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सभी कहाँ पर मेंशन होती है? हमारे संविधान में मेंशन होती है। इसी के साथ में ये भी देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे देश के सिटीजन्स होते हैं उनके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन भी इसमें मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, बिना इसके इस संविधान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन को देखा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंक्शन, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल किया जाता है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स को? गवर्नमेंट यूनिट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स को मेंशन किया जाता है ताकि वे सही तरीके से देश को चला सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट यूनिट्स की बात कर रहा है, जिसकी पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर मेंशन की जाती है, वो ये है। ठीक है, इसे ऑर्गन कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, गवर्नमेंट के ब्रांचेस भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो ब्रांचेस है वो है लेजिस्लेचर, दूसरी जो है वो एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं कि ये लेजिस्लेचर कौन होता है भैया। देखिए लेजिस्लेचर वो चीज़ होती है जो कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देश की जो संसद है वो कानून बनाती है। ठीक है, टू मेक लॉ, इसका काम क्या होता है? सिर्फ कानून बनाने का काम होता है। ठीक है, इसने कानून बना दिया, अब क्या होगा? जैसे ये कानून बनाती है वो कानून एग्जीक्यूटिव के पास में आता है और ये क्या करते हैं? उसे पास करते हैं। ठीक है, उसे इन्फोर्स करते हैं। देखिए ये लोग आपस में यहाँ चर्चाएं हो रही है इनकी। अब बात करते हैं, ये कानून इन्फोर्स भी हो गया, पास भी हो गया, अब क्या? अब देखिए कई बार क्या होता है, कानून बनने के बाद में उसमें कुछ विवाद भी हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन होता है? ठीक है, जुडिशरी होती है। ठीक है, जैसे कि आप रास्ते पर जा रहे हैं, आप लोगों ने सिग्नल तोड़ा, चालान कटा आपका, ठीक है, डिस्प्यूट हुआ, तो उसको सॉल्व करने के लिए फाइनली आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो सभी हमारी जुडिशरी, हमारी कोर्ट सॉल्व करती है। ठीक है, और लॉ को इंटरप्रेट करती है, इसकी व्याख्या करती है। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि गवर्नमेंट की ब्रांचेस, ऑर्गन या इंस्टीट्यूशन तीन तरह के होते हैं। एक कानून बनाता है, दूसरा उसको फॉलो करवाता है और तीसरा उसकी रक्षा करता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करता है, लॉ को इंटरप्रेट करता है। एक बढ़िया सा मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन का हम देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम क्या लिखेंगे? तो आप वहाँ पर ये लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बी सेड टू बी अ डॉक्यूमेंट, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एक दस्तावेज है जिसके अंदर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस शामिल होते हैं, जिसके थ्रू हमारे देश का प्रॉपर गवर्नेंस रन करता है। ठीक है, हमारे देश का जो गवर्नेंस है वो प्रॉपर तरीके से चलता है। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि नीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, अगर संविधान नहीं होगा तो हमारा देश चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, बिना रूल्स रेगुलेशन के आज तक कोई भी नहीं चल पाया है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे आगे। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर अ प्रॉपरली रनिंग द गवर्नमेंट। देखिए अगेन एंड अगेन वही बात अलग अलग शब्दों में यहाँ पर कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है देश की गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। उसके बाद में क्लियरली डिफाइनिंग द रोल्स, जैसे कि प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, मुख्यमंत्री है, इन सभी की जो वर्क होती है, जो पावर्स होती है,
वो सब कैसे पता चलती है कि ये वो काम करेगा? ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखी हुई होती है, ठीक है। इनके रोल्स लिखे हुए रहते हैं, बस वे अपनी पोस्ट संभालते हैं और उसमें लिखे हुए फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। एंड द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, अब देखिए जो लेजिस्लेचर है, हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में देखा था, जो कानून बनाता है, जैसे कि पार्लियामेंट, जुडिशरी, कोर्ट, ठीक है, इन सभी के फंक्शन भी उसके अंदर मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन सो ऑल्सो फॉर इंश्योरिंग अ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स देम, देखिए इस तरीके से ये पूरा बैलेंस बना के चलाया जाता है ताकि आपस में इनका कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी में आपस में डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से उसको बैलेंस करके आगे चला जाता है। अगर मैंने वापस से यहाँ पे स्पेसिफाई किया इसको ताकि आप समझ जाएं, ठीक है, आपस में इनकी लड़ाई नहीं होती है ये अपना अपना काम अपने तरीके से करते हैं, ठीक है, जो इनके रोल और फंक्शन होते हैं। अब देखिए हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे देखा कि नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कॉन्सेप्ट, नीड हो गया, ये नीड था। अब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आता है, इसमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है, उसमें से कुछ रूल उस कंट्री से लिए हैं, कुछ वहाँ से लिए हैं, कुछ वहाँ से लिए हैं, ठीक है। देखिए आपको समझाता हूँ मैं। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाने वाले जो लोग थे, ठीक है, आपस में वे चर्चाएं करते थे, ठीक है, और जो यूजफुल प्रोविजंस होते थे, ठीक है, जो अदर कंट्रीज में, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में कोई एक प्रोविज़न उन्होंने अच्छा नियम डाला हुआ है वहाँ पर, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किए गए हैं वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान में हमारे मेंशन किए गए हैं वो हमने नहीं बनाए थे, वो हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए। और फंडामेंटल राइट्स जो हमारे सिक्स हैं, जो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, उनका जो आइडिया था वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक उसी तरीके से इसके आगे फेडरेशन ऑफ द स्टेट का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देखिए अलग अलग देशों में कुछ कुछ पॉइंट्स हमें अच्छे लगे तो उन पॉइंट्स को हम लोगों ने लेकर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती है, उसमें संशोधन अमेंडमेंट का जो काम करती है, वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया था। देखिए यहाँ पर कंसेंट किसकी लगी है, आपस में जो म्यूचुअल कंसेंट लगती है, आपस में जो विचार विमर्श होता है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के, तो यहाँ पर कौन थे वे लोग, तो ये लीडर्स एसोसिएटेड विद द फ्रीडम मूवमेंट, मतलब कि हमारे देश के लिए जो आंदोलन पहले चलाए गए थे देश को आज़ाद कराने के लिए, तो उस समय जो लीडर्स थे वही लोग हमारे संविधान को बनाने का काम यहाँ पे कर रहे थे, और कुछ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग इसमें शामिल थे। द बेसिस ऑफ दिस वार कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। देखिए इसके बेसिस पर कैबिनेट मिशन को प्लान किया गया, कब किया गया, 1946 में। अच्छा कैबिनेट मिशन यहाँ पर क्यों आया, ठीक है, कैबिनेट मिशन से ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सामने आएगी, ठीक है। देखिए कैबिनेट मिशन को समझ लीजिए, इसमें ब्रिटिश मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट के। ऑन द बेसिस ऑफ द कैबिनेट मिशन सजेशंस मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड। देखिए कैबिनेट मिशंस का जो सजेशन था उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी कब, जुलाई 1946 में। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैड एक्सेप्टेड। देखिए कैबिनेट मिशन ने जो प्रपोजल आपको इस असेंबली को बनाने के लिए दिया था उसको हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बोलो चलो ठीक है हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। देखिए उस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं था, तो सवाल ये उठता है कि हमारा देश फिर कौन से कानून से चल रहा होगा उस समय। तो उस समय एक एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब तक हमारा संविधान नहीं बना तब तक हमने इस एक्ट को हमारे देश को चलाने के लिए फॉलो किया। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सबसे पहली मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 को हेल्ड हुई थी। देन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो इस मीटिंग के चेयरमैन बने थे, उन्होंने इस मीटिंग को प्रिसाइड किया था। जब इसकी सेकेंड मीटिंग हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और
इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कहाँ से आई है, कैबिनेट मिशन ने सजेशन दिया था तो फिर इसको इलेक्ट किया गया। उसके बाद में फर्स्ट मीटिंग, फिर सच्चिदानंद जी यहाँ पर चेयरमैन बने। फिर सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर को हुई, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन ये इस बार परमानेंट चेयरमैन हो गए। ये रही उनकी तस्वीर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, लगभग 166 मीटिंग्स हुई, 166 मीटिंग्स और 11 कन्वेंशंस पूरी की गई, तब जाकर कहीं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, काफ़ी लंबा समय लगा इसमें, और देश का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए फाइनली 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। देखिए अभी इसे इन्फोर्स नहीं किया है। ठीक है, अभी इसे सिर्फ एडॉप्ट किया है, पास किया गया है। सो फाइनली 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसे इफेक्ट में लाया गया। ठीक है, और इसी दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी को। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देखते हैं। ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है। देखिए किसी भी चीज़ को किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद में, जैसे कि आपस में हम लोगों ने विचार विमर्श किया, कुछ रूल्स रेगुलेशंस उसमें लिखे, ठीक है, फिर फाइनल उसे एक शेप देना पड़ता है। ठीक है, फाइनल ड्राफ्टिंग का काम आता है, तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें क्या हुआ था, इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे दे रखा है। ड्राफ्टिंग कमेटी, सॉरी, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा है, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन, इतने लोगों को साथ में लेकर चलना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर तरीके से फ्रेम करना, इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। डिफरेंट सब कमिटीज वर फॉर्म्ड टू फैसिलिटेट ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसके लिए कमिटी तो ठीक है, कई सब कमिटीज भी बनाई गई थी। ठीक है, ताकि कोई कमी ना रह जाए। 10 सब कमिटीज रिलेटिंग टू द मैटर्स ऑफ द प्रोसीजर। कुछ 10 कमिटी सब कमिटीज इसलिए बनाई गई थी ताकि जो मैटर्स थे प्रोसीजर वाले उसको देख सकें। और कुछ कमिटीज़ ऐसी थी, यानी कि 8 सब कमिटीज़ जो फैक्ट के ऊपर अपने काम को आगे बढ़ा रही थी, मैटर्स ऑफ फैक्ट्स को देख रही थी। टू गिव द फाइनल शेप, अब देखिए इतने सारे सजेशंस आ गए, इतनी सारी कमेटी ने अपने अपने विचार रख दिए कि सर ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो अब बारी आती है इतने सारी चीज़ों को फाइनल शेप देने की। ठीक है, फाइनल शेप टू द रिपोर्ट इन सजेशन ऑफ द सब कमिटीज़, यानी कि इन सब कमिटीज़ के जो सजेशन और रिपोर्ट्स आई है वो कहाँ पर गई है, ड्राफ्टिंग कमेटी के पास में। ठीक है, उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैनशिप किसके पास थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास में थी। ठीक है, तो इन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप दिया और ड्राफ्ट किया। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग आगे चर्चाएं करेंगे। अगर आपको लगता है वीडियो शेयरेबल है तो इसे शेयर कीजिए, अगर लाइकेबल है तो इसे लाइक कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू टू ऑल। ओके गाइस, बाय बाय।